हेलो। हेलो। चलिए लाइव है हम आपके साथ। आवाज हमारी जा रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो लोग भी ऑनलाइन क्लास में हैं सभी लोग को अगर हमारी आवाज जा रही हो तो चैट बॉक्स में अपना कमेंट लिखेंगे और बताएंगे क्या मैं ऑडिबल हूँ, क्या मैं विजुअल हूँ। आप सभी को आवाज जा रही है? कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलिए यस सर आवाज आ रही है। ओके, क्लियर है सब। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए सबसे पहली बात आप लोगों का भी भाई वेलकम है, स्वागत है। सबसे पहली बात आप लोग जो आए हैं यहाँ पर सीटेट 2023 को टारगेट करने आए हैं, चाहे वो दिसंबर वाला हो तब चाहे जुलाई वाला हो तब। अगर जुलाई में एग्जाम होगा तो जुलाई के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, अगर दिसंबर में एग्जाम होगा तो दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि किसी भी परीक्षा को तैयारी करने से पहले उसके स्ट्रक्चर, उसके पाठ्यक्रम, उसके करिकुलम को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सिलेबस पता नहीं है आपको तो शायद आप उस चीजों को क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। आप लोग बीएड डीएड किए हैं तो करिकुलम शब्द को आपने पढ़ा होगा, पाठ्यक्रम शब्द को। क्यूरेरे शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही रास्ते पर नहीं दौड़ेंगे तब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा वर्ड है और आपको बीएड डीएड के ट्रेनिंग में वर्ड के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। उसके पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, क्योंकि बहुत लोग अपरिचित है, हमको नहीं जान रहे। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। मैं पिछले 5 साल से 2017 से बीटेड सीटेड टेस्टेड का तैयारी करा रहा हूँ। इस कोचिंग का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, है ना। और हमारा ब्रांच एक चंदमारी में भी चलता है और एक ब्रांच हमारा छतौनी में यहाँ पर चलता है, ठीक है। कल हमारा क्लास चंदमारी में था, आज हमारा क्लास यहाँ पर है, फिर कल निखिल सर का यहाँ होगा, फिर मेरा वहाँ होगा। इस तरह से आप लोग का समय जो होगा वो फिक्स होगा, हम लोग का समय केवल इधर उधर होगा, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन हम लोग बना के चलते हैं ताकि सभी ब्रांच पर सभी बच्चों को सभी टीचर का क्लास मिलता रहे। दूसरी बात ये कि आप मेरे बारे में थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड को जान लीजिए। हम भी आप ही की तरह बीए किए हुए ग्रेजुएशन, उसके बाद हमने बीएड किया है, उसके बाद हमने पीजी किया है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से, उसके बाद अभी एमएड कर रहे हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन। आप लोग जानते होंगे बीएड के बाद में होता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो अभी एमएड हमारा परसुइंग है, अभी एमएड हम कर रहे हैं जिसमें मेरा रिसर्च पेपर ज्योग्राफी है, भूगोल। भूगोल से हमारा एमएड हो रहा है और बीएड में भी मेरा रिसर्च मेथड पेपर जो था वो ज्योग्राफी ही था। और मैं आपको संस्थान में पढ़ाऊंगा शिक्षा शास्त्र, मतलब कि पेडागोजी। पेडागोजी एक ऐसा विषय है जो आपको रिजल्ट के प्रतिशतता को बढ़ाता है, जो आपके रिजल्ट के परसेंटेज को डेवलप करता है। तो इसलिए पेडागोजी पर ध्यान देना और साइकोलॉजी पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। ये दोनों मुख्य विषय हम लोग खुद दोनों आदमी मिलकर पढ़ाते हैं, इसमें कोई फैकल्टी आपको नहीं पढ़ाएंगे, ये मुख्य विषय जो है। बाकी लैंग्वेज टाइप जो हिंदी इंग्लिश उर्दू हो गया, सॉरी उर्दू इंग्लिश और संस्कृत हो गया, उसके लिए आपको अलग से टीचर आकर के उसका क्लास आपको देंगे। लेकिन पेडागोजी और मनोविज्ञान वो खुद हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए। सिलेबस की जानकारी आपके पास में जरूर होना चाहिए। तो चलिए सिलेबस की जानकारी सबसे पहले देते हैं। कल निखिल सर आपको सिलेबस के बारे में नहीं बताए होंगे, वो बोले होंगे कि आदित्य सर आएंगे तो बताएंगे, सही बात है कि नहीं। कल आप लोग आए थे ना, ठीक है। चलिए सीटेट 2023 में सबसे पहला टारगेट हम लोग कर रहे हैं कि सिलेबस की जानकारी हमको चाहिए, ठीक है ना। देखिए बुआ, सीटेट में ना 2 लेवल होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है हमारा कौन सा बताएगा, पेपर 2। लेवल 1 या लेवल 2 के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं, ठीक है ना। देखिए पेपर 1 में 5 सेक्शन से सवाल आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन जो होगा बाबू वो होगा हमारा सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये आपसे पूछा जाएगा कितना नंबर का, 30 नंबर का। उसके बाद में आपके पास में जो सेक्शन होगा वो होगा हमारा कौन सा, मैथ का, ठीक है ना। ये भी आपसे पूछा जाएगा कितना नंबर का, 30 नंबर का, ठीक है बात। उसके बाद में आपका एक और सेक्शन होगा जिसका नाम होगा ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये भी आपका सेक्शन होगा कितना नंबर का, 30 नंबर का। उसके बाद में आपके पास फिर सेक्शन होगा लैंग्वेज 1 के रूप में, आप लीजिएगा क्या बताइएगा, हिंदी। तो हिंदी होगा आपके लिए कितना नंबर का, 30 नंबर का, ठीक है ना। और लैंग्वेज 2 के रूप में आप लीजिएगा इंग्लिश,
और नहीं तो आप लीजिएगा संस्कृत और नहीं तो लीजिएगा उर्दू। ये तीनों में से कोई भी एक आपको चॉइस करना होगा। और ये भी कितना नंबर का रहेगा? 30 नंबर का रहेगा। मतलब 30 बच्चे कितना हो गया? 150 नंबर का परीक्षा आपका होगा पेपर 1 में। ठीक है बात। 150 नंबर में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, उन चीज की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है ना। पेपर 1 जो होता है ना, वो 1 से 5 में शिक्षक बनने के लिए पास करना होता है। अगर आप प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 मीन्स लेवल 1 क्वालिफाई करना होगा। ठीक है ना। उसके बाद में लेवल 2 मतलब पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये 6 से 8 क्लास के लिए होता है, 6 to 8। इसको बोलते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, है ना। और इसमें जो शिक्षक बहाल होते हैं बुआ, उसको बोलते हैं स्नातक स्तरीय शिक्षक। ठीक है बात। ये होता है हमारा सामान्य शिक्षक, पेपर 1 वाला सामान्य शिक्षक, ये होता है स्नातक स्तर शिक्षक। अब इसके सिलेबस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, जैसे सीडीपी यहाँ पर पूछा जा रहा है 30 नंबर का, ठीक उसी तरह से यहाँ भी सीडीपी कितना नंबर का रहेगा? 30 नंबर का ही रहेगा। ठीक है ना। ऑनलाइन वाले अगर आवाज ठीक ठाक होगा तो एक बार कमेंट में भी बताते चलिएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए मैथ और ईवीएस जो है ना, वो लेवल 2 में गायब हो जाता है ना। ये दोनों यहाँ पर नहीं पूछेगा। हिंदी यहाँ पर पूछा है लैंग्वेज 1 के रूप में पेपर 1 में, तो हिंदी यहाँ पर भी रहेगा। और कितना नंबर का बताइएगा? 30 नंबर का हिंदी रहेगा। ठीक है बात। उसके बाद में देखिए इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, मतलब लैंग्वेज 2 में आप जो मन करे लीजिए, इंग्लिश लीजिए, संस्कृत लीजिए या उर्दू लीजिए, ये भी आपसे कितना नंबर का पूछेगा? 30 नंबर का। मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया? 30 30 30 90 नंबर हो गया। अच्छा, बच गया हमारे पास में 60 नंबर। तो चूंकि हम पहले ही बताया कि पेपर 2 जो होता है वो होता है स्नातक स्तरीय शिक्षक, है ना। तो अब आपके ग्रेजुएशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपसे 60 नंबर का क्या पूछा जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर आपका बीए है या फिर बीकॉम है, बीए या बीकॉम है, तो आपसे पूछ देगा एसएसटी। ठीक है ना, सोशल साइंस, जिसको सामाजिक अध्ययन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर आप बीएससी किए हुए हैं, मतलब बोटनी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका विज्ञान वाला स्ट्रीम है, अगर साइंस स्ट्रीम है, तो आपसे 30 नंबर का पूछ देगा। क्या बताएगा? साइंस। कितना नंबर का बताइएगा? 30 नंबर का, सॉरी 60 नंबर का, है ना। 60 नंबर का। अगर आप सोशल साइंस होंगे, अगर आप बीए बीकॉम होंगे तो आपसे 60 नंबर का सोशल साइंस। अगर आप साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं तो 60 नंबर का साइंस पूछेगा। ठीक है ना। कुल मिलाकर ये नंबर कितना हो गया बताइए आप? 30 30 30 90 और 6 कितना हो गया? 150। 150 नंबर का परीक्षा यहाँ भी होगा और 150 नंबर का परीक्षा यहाँ भी होगा। ठीक है, बात समझ गए। अब इसमें ध्यान देना है कि भाई 1 से 5 वाले जो पेपर 1 है वो कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप बीएड किए हैं या फिर आप डीएड किए हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये दोनों कोर्स वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं 1 से 5 लेवल के। ठीक है ना। 6 से 8 वाले किसके, कौन कौन से लोग हैं जो फॉर्म को भर सकते हैं? तो सबसे पहली बात देख लीजिए, यहां पर यह है कि अगर आप डीएड किए हैं, ठीक है ना, और उसके साथ साथ में अगर आप बीएड किए, दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो लोग डीएड किया है वो डीएड के साथ साथ में ग्रेजुएशन भी उसका होना चाहिए, स्नातक भी होना चाहिए। अगर स्नातक फाइनल नहीं है तो आप पेपर 2 अप्लाई नहीं कर सकते। वो भी सेशन मैच नहीं होना चाहिए, डीएड का और ग्रेजुएशन का सेशन मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ भी पेपर 2 अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, ये भी बात हम आपको बता दिए। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये तो बड़ा सिंपल फंडा था, आप लोग भी पहले से जानते रहे होंगे कितना नंबर का क्या क्या पूछा जाता है ना। लेकिन सवाल ये है कि इतना आसान जो है ये पैटर्न होने के बाद भी अभ्यर्थी में फेल का प्रतिशत ज्यादा है। अब जैसे आपको बता रहे हैं कि पासिंग मार्क्स कितना होगा, जैसे अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आपको लाना है 150 का 55% मार्क्स, मतलब कि 82 नंबर। ठीक है ना। अगर आप किसी अनडिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो आपको लाना होगा 150 का 60% मार्क्स, मतलब कि कितना नंबर, 90 नंबर। ठीक है बात। अच्छा, इसमें एक बात और है, कट ऑफ आपका फिक्स रहेगा, है ना। जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में क्या होता है कि कट ऑफ ऊपर नीचे करता है। अब जैसे मान लीजिए कि परीक्षा में 5 करोड़ लड़का फॉर्म भर दिया, है ना, तो भीड़ तो बढ़ गया। अब भीड़ बढ़ गया तो छांटने के लिए वो क्या करेगा कि उसमें से कट ऑफ बढ़ा देगा, कट ऑफ बढ़ा देगा तो लड़का अपने आप छट जाएगा। लेकिन इसका क्या है, यह पात्रता परीक्षा है ना। तो पात्रता परीक्षा का कट ऑफ पहले से ही फिक्स होता है कि आपको इतना ही लाना है, अगर इतना आप ला दीजिएगा तो हम आपको पात्र मानेंगे, शिक्षक बनने के पात्र हम मान लेंगे, ये बात है। तो अब यहां पर देखिए कि अगर इतना प्रतिशत का कट ऑफ फिक्स होने के बावजूद, जहां पर कट ऑफ फिक्स नहीं होता उस एग्जाम को निकालना थोड़ा सा और टफ हो जाता है। जहां पर कट ऑफ फिक्स है तो इसमें 5 करोड़ लड़का फॉर्म भरेगा तब, चाहे 5,000 भरे तब, आपको पासिंग मार्क्स कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रिजल्ट का प्रतिशत जो है वो 6%, 8%, अभी तक का सबसे हाईएस्ट 10%। कम का है। अब सोचनीय बात है कि भाई कट ऑफ यहाँ पर फिक्स होने के बावजूद भी ये जो संख्या है पास होने का, वो परसेंटेज है पास होने का, वो बहुत कम दिख रहा है। अब 6% का मतलब ये हो गया कि 100 में 94 गो बच्चा फेल है और 6 गो बच्चा पास है। समझ सकते हैं आप। और उसके बाद में 8% का मतलब ये हो गया कि भाई 92 गो बच्चा फेल है और 8 गो बच्चा कितना है, पास है। तो ये परसेंटेज जो है पास का कम क्यों है, सवाल ये है। तो अब इस तरीका को ही हमको आपको पहचानना है। अगर आप ये चीजें पहचान लीजिएगा तो रिजल्ट आपका आसान हो जाएगा। अब ये जो गलती यह बच्चा सब कर रहा है, जो परसेंटेज में नहीं आ पा रहा है, वह गलती आपको नहीं करना है। इसीलिए हम बोले किसी परीक्षा को तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस की जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए हम आपको सिलेबस अब डिटेल में आपको समझाते हैं। जैसे ये सीडीपी हो गया ना, तो सीटेट में क्या होता है कि यहाँ पर दो टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जो होंगे वो 2 टाइप का होंगे, एक होता है हमारा फैक्ट बेसिस क्वेश्चन और एक होता है हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन को बोलते हैं हम लोग तथ्य आधारित प्रश्न, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन को बोलते हैं हिंदी में अवधारणा आधारित प्रश्न, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको काउंट करना है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में अंतर क्या है और दोनों से कितने कितने नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, भारत की राजधानी कहाँ है बताइए। दिल्ली। बहुत ही आसान। आप कहिएगा सर क्या मजाक है, नहीं। अब हम आपको इससे आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम आपसे एक लाइन में पूछेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आपके दिमाग में बेंगलोर आएगा क्या, बताइए। नागपुर आएगा क्या, मुंबई आएगा क्या, आपके दिमाग में केवल और केवल क्या आएगा, बताइए, दिल्ली आएगा ना। अब आपके दिमाग में केवल और केवल दिल्ली आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप ऑप्शन में भी दिल्ली को ही ढूंढ रहे हैं कि किधर है दिल्ली भाई। अगर ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 है तो उसमें दिल्ली को ही आप खोजना चालू कर रहे हैं, क्योंकि आपने रट्टा मार चुका है कि भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली। अगर हम आपसे पूछेंगे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप बताइए, आप शिमला पर दिमाग लगाइए क्या, पटना पर ही दिमाग लगाइएगा ना कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 में पटना कहाँ है। और पटना जहां है वहां पर जाकर के हम टिक मार देंगे भाई, क्योंकि हम रट्टा मारे हुए हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। तो अगर इस टाइप का सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, ये तथ्य आधारित प्रश्न हो गया, जिसका एक छोटा सा प्रश्न हो और उसका उत्तर सटीक हो, याद करने वाला हो। भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना, सटीक है, छोटा है, याद करने वाला है कि नहीं है। लेकिन तो इस तरह के प्रश्न हो जाएंगे हमारे फैक्ट बेसिस क्वेश्चन। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे तथ्य आधारित प्रश्न, ठीक है बात। और दूसरा टाइप के सवाल जो हमारे पास में आता है वो कॉन्सेप्ट बेसिस। अगर हम आपसे पूछे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो इस सवाल का जवाब आप ढूंढने लगे पटना है सर, तो ये हो गया हमारा कौन सा फैक्ट बेसिस वाला। लेकिन वही हम आपसे सवाल कर देंगे
कि बिहार की राजधानी पटना है। देखिए टर्मिनोलॉजी घुमा रहा है। अब जो आप सोच रहे हैं तो वो कह दिया क्वेश्चन में, बिहार की राजधानी पटना है, पटना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन में दे देगा, पटना में गांधी मैदान है। ऑप्शन नंबर 2, पटना में बिस्कोमान भवन है। ऑप्शन नंबर 3, पटना में इंडिया गेट है। और ऑप्शन नंबर 4, पटना में गोल घर है। बताइए क्या सही होगा? बोलिए ना। सी नंबर सही होगा ना। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं कि भाई पूरे पटना को जानना पड़ेगा, तभी आप उसके सत्य असत्य को, कहानी को जान सकते हैं। अगर पूरे पटना के जीवनी के बारे में हम नहीं जानेंगे तो क्या आपको सत्य और असत्य कथन का पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो इस तरह के प्रश्न जाते हैं, कौन सा वाला? कॉन्सेप्ट बेसिस हो गया। ठीक है ना। मतलब सिंपल फंडा है भाई कि अगर किसी प्रश्न को हम रटकर याद कर लेंगे तो वो हो गया हमारा फैक्ट बेसिस क्वेश्चन। अगर किसी प्रश्न को समझकर हमको समझना पड़ेगा, उसका उत्तर देना पड़ेगा, तो वो हो गया हमारा कौन सा? कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर? अच्छा, अब यहां पर समझना यह है कि फैक्ट बेसिस से और कॉन्सेप्ट बेसिस से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो अब देखिए हम आपको डिटेल सीडीपी जो आपको 30 नंबर का दिख रहा है, जहां पर हम सी लिखेंगे समझिए कॉन्सेप्ट बेसिस। पटना की राजधानी सॉरी दिल्ली बिहार की राजधानी पटना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उस टाइप का प्रश्न आप समझिए कौन सा वाला है? सी वाला। और रटकर जो याद करने वाला वाला कौन सा है? एफ वाला। बात समझ रहे हैं? तो सीडीपी जो होता है ना, ये पूरा का पूरा कौन वाला होता है? सी वाला ही होता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए मैथ। अब बच्चा का पीछे अटकने के पीछे कारण समझिए। जैसे यहां पर सीटेट में देखा कि मैथ पूछने वाला है, तो उसके दिमाग में है कि भाई हम तो एसएससी का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, अरे सवाल तो हमारे हाथ में है, दिक्कत कहाँ है? अब वो 1 से 5वां क्लास के मास्टर बनने वाला मैथ पूछ रहा है, दम होगा उसमें? उड़ा देंगे ऐसे ही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये जब आप सोच लिए ना, आप गलत कर दिए। अब फिर इस बात की हम गारंटी देते हैं कि एसएससी का 50 मैथ में आप 45 बना सकते हैं। मान सकते हैं कि आप मैथ के धुरंधर व्यक्ति हैं। हम मानते हैं कि आपका आर्य सवाल पर अच्छा पकड़ है। हम मानते हैं कि सभी अंक गणित आप बेस्ट बना सकते हैं, लेकिन जो बना सकते हैं वो इसमें पूछेगा नहीं सवाल ये। और 30 नंबर जो मैथ आप सोच रहे हैं, हम आपको 30 नंबर मैथ दे देंगे सीटेट का, और उसमें से 10 नंबर से ज्यादा आपसे नहीं बनेगा। कितनों मैथ के बड़का धुरंधर होंगे, 10 से ज्यादा आपको नंबर ही नहीं आएगा। अब इसके पीछे रीजन समझिए, क्योंकि 10 नंबर हमसे इसलिए बन रहा है क्योंकि भाई 30 नंबर का मैथ पूछा ही नहीं हमसे। गलत कर दिए, हम सिलेबस को समझने में गलत कर दिए। इसमें क्या होता है कि 2 पार्ट आपको बटा हुआ रहेगा। 15 नंबर आपसे पूछेगा मैथ का फैक्ट वाला क्वेश्चन, और 15 नंबर आपसे पूछेगा मैथ का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। नहीं बोलिए, ठीक है ना? 15 नंबर के कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? उसके बाद में देख लीजिए, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसमें सीधे आपसे कहा जाएगा कि 2 गुना 2 बराबर क्या होगा। तो एक सरल उत्तर है कि सर 4 होगा। होगा ना? तो ये जब पूछेंगे हम आपसे 2 गुना 2 बराबर क्या होगा, या एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है 2 गुना 2 बराबर क्या होगा, जिसका बड़ा ही सिंपल जवाब है कि सर 4 होगा, तो ऐसे प्रश्न फैक्ट बेसिस मैथ कहलाएंगे। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन का टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिया, अब बोला कि गुना की अवधारणा सिखाने के लिए क्लास 2 में एक शिक्षक होने के नाते आप कौन से गतिविधि को अपनाएंगे, फंस गए। अब इसके लिए आपको पढ़ना क्या पड़ेगा? पेडागोजी। बात समझ में आ रहा है? तो चूंकि 15 नंबर का पूछेगा वही वाला 2 गुना 2 बराबर क्या होगा, मतलब फैक्ट बेसिस, इसको बना करके आप उत्तर दे सकते, लेकिन ये बनेगा नहीं, सोचना पड़ेगा। इसको सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए पेडागोजी का ज्ञान दिमाग में डालना होगा। ठीक है ना? जो सच्चाई है वो हम आपको बता रहे हैं। अब देख लीजिए उसके बाद में कि अगर हम इस पर पकड़ बना लेते हैं, तो ये तो बनाने वाला है, इससे आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, इससे आप परिचित होंगे।
बोडमास के नियम को आप जानते होंगे, है ना, लाभ हानि परसेंटेज को आप जानते होंगे, लेकिन इसको आप नहीं जानते होंगे। आप फंसिएगा कहां पर, आप इसमें। समझ रहे बात को। अब जैसे देख लीजिए ईवीएस का बारी आ गया। अब ईवीएस यहां पर सामने रखा हुआ है। जैसे देखा लगे कि इन्वायरमेंटल स्टडी, अरे हम तो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, जान है इसमें, इकोलॉजिकल सिस्टम पढ़ना है, पौधा के बारे में पढ़ना है, इसे ही उड़ा देंगे। एक नंबर का उसमें से नहीं पूछेगा। इसमें भी दो पार्ट बटा हुआ है। एक होगा हमारा 15 नंबर का ईवीएस फैक्ट, अब 15 नंबर का ईवीएस कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट वाला को हम लोग ये भी कह सकते हैं, ईवीएस कॉन्सेप्ट ना कहकर कहेंगे पर्यावरण शिक्षा शास्त्र। ठीक है, यहां पर बोलेंगे गणित शिक्षा शास्त्र। अब शिक्षा शास्त्र मतलब क्या, पेडागोजी। ठीक है बात। और देखिए 15 नंबर का जो ईवीएस फैक्ट पूछेगा, यहां पर सवाल को रटना है, उसका जवाब दे देना, मतलब रटकर आप इसका जवाब दे सकते हैं फैक्ट वाला का। लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट वाला में आपको वही घुमा देगा कि 5वीं क्लास के एक शिक्षक होने के नाते 5वीं के बच्चों को आप पौधा की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से नियम के द्वारा सिखाइएगा। आगमन क्या होता है, निगमन क्या होता है, वो इज द बेस्ट, दोनों में कौन बेस्ट है। एक शिक्षक होने के नाते आप इस टॉपिक को पढ़ाने में कौन से गतिविधि को अपनाएंगे, तो गतिविधि जानिएगा तब ना पता चलेगा। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद में देख लीजिए हिंदी के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर हिंदी 30 नंबर का है, तो यहाँ भी दो पार्ट बटा हुआ रहेगा। 15 नंबर का आपसे पूछेगा, क्या बताएगा, हिंदी का फैक्ट। लड़का जैसे देखता है कि हिंदी पूछने वाला है, यहाँ तो आदत बना हुआ है, सिलेबस उलेबस कुछ नहीं जानेंगे, बस किताब पकड़ के एकदम 18 घंटा रगड़ देंगे, होगा कुछ नहीं उससे। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हार्ड लेबर नहीं करता है बच्चा, लेकिन आज की डेट में इस सब एग्जाम को निकालने के लिए हार्ड लेबर से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है कि हमको क्या पढ़ना है। जितना जो चीज पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमको क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मानते हैं कि नहीं इस बात को, बताइए। एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या पढ़ना है जानकारी तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ में यह भी जानकारी होना चाहिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, उसमें टाइम बर्बाद हम नहीं करेंगे। और एक टीचर के सानिध्य में आने से यह ट्रैक आपको मिलता है कि इसको छोड़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। कि चूंकि जो आदमी 5-6 साल से यह काम करा रहा है, 1500 प्लस बच्चों को रिजल्ट बनाकर दे दिया है, जिसको अधिगम का नहीं पता था, जिसको एल फॉर लर्निंग नहीं पता था, वैसे बच्चों का 90, 95, 100 प्लस रिजल्ट आ गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो शिक्षक जब आपके सामने बोल रहा है तो एक अनुभवी व्यक्ति है, एक्सपीरियंस बंदा है, एक्सपीरियंस पर्सन है जो आपको ये ज्ञान दे रहा है। बात समझ रहे हैं। तो उसके सानिध्य में आने से आपको एक ट्रैक मिलेगा कि हाँ इसको पढ़ो और इसको छोड़ो, इसको पढ़ो और इसको छोड़ो। कोचिंग से यही लाभ होता है। अब उसके बाद में देख लीजिए क्या कहता है, हिंदी में 15 नंबर का हिंदी फैक्ट हो गया। अब हिंदी को जैसे ही बच्चा देखता है, लुसेंट का हिंदी पकड़ा, उसके बाद में उसका सारा व्याकरण उराटा मार दिया, संधि से लेकर के समास से लेकर के उल्टा शब्द, सीधा शब्द, मुहावरा, पर्यायवाची, फलना चिलना, दिस डेट, ओकर लगा कि भाई कंप्लीटे है कि नहीं। आज जब पूरा लुसेंट का हिंदी पढ़ लीजिए और सीटेट के एग्जाम में जाइएगा तो उससे रहेगा 2 नंबर का सवाल, है 30 नंबर का। अब बताइए फंस गए फिर आप। तो ये 15 नंबर का फैक्ट है, और 15 नंबर का आपसे पूछेगा, क्या बताएगा, हिंदी शिक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं 15 नंबर हिंदी कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है बात। अब इसमें भी दो पार्ट बटा हुआ है, देखिए कितना अच्छा सा सिलेबस सजाया हुआ है, जो बच्चा जान गया एक बार में मार देगा। अब ये 15 नंबर फैक्ट में भी 8 नंबर का आपसे पूछेगा कौन सा भाग, गद भाग, और 7 नंबर का आपसे पूछेगा, क्या बताएगा, पद भाग। अब गद पद तो आप लोग जानते हो, गधांश और पदांश। कहानी पढ़ के उत्तर देना है, इसको कविता पढ़ के उत्तर देना है। इसी 8, 7, 15 में 2 से 3 नंबर का व्याकरण आपसे पूछेगा बस। अब व्याकरण फिक्स है, वो संधि, वो समाज, वो शब्द भेद, बाकी दुनिया का कोनो चीज पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। इससे पूछेगा कितना नंबर का, 2 से 3 नंबर का, इसी 15 में घुसा देगा वो। ठीक है ना। अब उसके बाद देख लिए यहां पर आपको हिंदी कॉन्सेप्ट वाला जो आता है, तो हिंदी कॉन्सेप्ट वाला को हम लोग बोले क्या, हिंदी शिक्षा शास्त्र।
उसको बोलेंगे हम लोग हिंदी शिक्षण। अब हिंदी शिक्षा शास्त्र कहिए तब, चाहे हिंदी शिक्षण कहिए तब, दोनों बात क्या है, सेम है। अब उसके बाद में जैसे हिंदी में हम आपको बताएं वैसे ही लैंग्वेज 2 के भी विषय में रहेगा, चाहे वो इंग्लिश हो तब, चाहे संस्कृत हो तब, चाहे उर्दू हो तब। अंतर क्या रहेगा समझ लीजिए। हिंदी वाले सर आकर बोलेंगे आम, इंग्लिश वाले सर आकर बोलेंगे मैंगो, और संस्कृत वाले बोलेंगे आमरम। बस अंतर इतना ही है। हिंदी वाले सर जब आएंगे पढ़ाने तो वो बोलेंगे अर्जन, इंग्लिश वाले सर आएंगे पढ़ाने तो वो बोलेंगे एक्विजिशन, संस्कृत वाले सर आएंगे तो वो बोलेंगे अर्जना। बात समझ में आ रहा है? मतलब मामला आप समझ रहे क्या है? अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये कंप्लीट हो रहा है। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, खाली भाषा अलग है बस। अगर आप समझ जाइएगा कि जिस चीज को आम कहा जाता है उसी चीज को संस्कृत में हम आमरम कहते हैं, तो फिर ये बन गया, काम हो गया आपका। कॉन्सेप्ट दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आप बताइए बुआ कि ये जो हम बोर्ड पर आपको स्ट्रक्चर बनाए हैं, सेम ऐसे ही देख लीजिएगा। सीडीपी यहाँ पर 30 नंबर का है ना, सेम यहाँ पर सीडीपी 30 नंबर का सी वाला रहेगा। हिंदी और इंग्लिश उर्दू या संस्कृत के बारे में जैसे यहाँ पर बताया है ना, सेम वैसा ही रहेगा। मतलब अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो 30 90 नंबर का तैयारी ऑटोमेटिक हो गया आपका। कहाँ, पेपर 2 में। बात समझ में रहे? अब उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर सोशल साइंस या साइंस 60 नंबर का आपसे पूछेगा ना, तो 20 नंबर इसमें पेडागोजी रहेगा, कॉन्सेप्ट वाला जो इसमें पढ़ाएंगे। फिर ये वाला बात 20 नंबर काम देगा इसमें। तब बच गया, पढ़ना पड़ेगा आपको कितना नंबर, केवल 40 नंबर। 40 नंबर साइंस पढ़ लीजिए, नहीं तो 40 नंबर सोशल साइंस पढ़ लीजिए। उसका नोट्स फिक्स है एनसीईआरटी का, पढ़िए काम हो जाएगा आपका। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये 150 नंबर वाला बात यहाँ भी कंप्लीट कर दिए, 150 नंबर वाला बात यहाँ। अब आप बताइए हमको कि इसमें फैक्ट बेसिस क्वेश्चन की संख्या कितना है और कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन की संख्या कितना है। तो सी वाला को पहले जोड़िए। 30 नंबर का सी यहाँ पर है, तो 30 और 15 कितना हो गया, 45 और 15 कितना हो गया, 60 और 15 कितना हो गया, 75 और 15 कितना हो गया। इसमें भी 15 नंबर है। 75 और 15 कितना हो गया, 90 हो गया। मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई एफ और सी का जो मामला था, तो फैक्ट से और सी से कितना नंबर का, 90 नंबर का हमसे सवाल पूछा गया। तो 150 में जब 90 नंबर सी से सवाल पूछा गया तो एफ से सवाल की संख्या कितना होगा, 60 नंबर। अब आप बताइए, हम आपको बताए हैं एफ मतलब रटने वाला और सी मतलब समझने वाला। तो सीटेट की तैयारी करने के दौरान सबसे ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन पर जोर देना है कि रटने वाला पर। बोलिए, प्रश्नों का प्रतिशत इसका ज्यादा है कि नहीं है? तो अगर आपका पेडागोजी और साइकोलॉजी पर पकड़ अच्छा बन जाता है तो आपका रिजल्ट इसमें रुकेगा? बताइए आप। अगर आप इस पर पकड़ बना लेते हैं तो इतना रट्टा मारने वाला है ना, इसका नोट्स एकदम फिक्स है। हम आपको देंगे, कहेंगे बउआ इतने रटो। रटना भी सब नहीं है, हमारे पास में नोट्स है, वो नोट्स प्रोवाइड करके हम बोलेंगे इतना ही आपको रटना है, और उतना रट के देखिए परीक्षा में जाइएगा लौट जाएगा। तो रटना भी उतना ही जितना कोहर है, सब नहीं रटना। तो रटने वाला मामला 60 गो है, समझने वाला मामला 90 गो है। तो भाई हमको समझने वाले मामला पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो हमको वो जो है, ये चीजें जो है वो हम आपको सबसे ज्यादा कराएंगे। इस विषय में जितना भी पेडागोजी आपको दिख रहा है वो सारा पेडागोजी हम पढ़ाएंगे आपको। हर विषय का शिक्षण, पेडागोजिकल सेक्शन वो हम पढ़ाएंगे। कल आपको मनोविज्ञान वाले सर आए होंगे जो आपको डेमो दे। कल कितने लोग नहीं थे इसमें से? आज फर्स्ट डे है, कोई आज फर्स्ट डे है ना, तो अब फिर कल उनसे मुलाकात होगी आप लोग का। तो वो मनोविज्ञान पढ़ाएंगे और हम पढ़ाएंगे आपको क्या बताएगा, शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी। ठीक है ना? तो आप एक बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि हमको लाना था यहाँ पर 90 नंबर। अब भैया 90 नंबर तो केवल हमको कॉन्सेप्ट वाला से मिल रहा है, शिक्षा शास्त्र से। तो शिक्षा शास्त्र पर अगर हमारा पकड़ बन जाता है तो इन्हें 60 नंबर अभी रिजर्व में ना है। बात समझ रहे हैं? 60 नंबर रिजर्व में रट्टा मार के मारेंगे, 40 42 वो निकल गया तो हो गया, टॉप पड़े हो जाएंगे।
बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन टारगेट हमारा कितना है, मिनिमम टारगेट हमारा कितना है 90, मैक्सिमम तो भाई 149 हो जा सकते हैं, 150 भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम टारगेट 90। तो मिनिमम टारगेट को तो फुलफिल हमारा केवल पेडागोजी कर दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पेडागोजी पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो बच्चा इसी बात को नहीं समझ पाता। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़का, कि सिलेबस नहीं समझने के, बाहर जाके बात कीजिए, सिलेबस नहीं समझने के कारण ही बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा में फेल का प्रतिशत ज्यादा और पास का प्रतिशत क्या है, कम। लेकिन हम आपको नहीं चाहते हैं कि आप 6% में आइए, सॉरी 94% में आइए या 98% में आइए। आपको आना है कितना में, 6%, 8%, 10% में। इसी में आपको जगह बनाना है। और एक शिक्षक के पास में आप जब पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आत्मविश्वास बड़ा जरूरी है ना, किसी भी शिक्षा को। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है, बहुत सारे लोग कोचिंग ट्यूशन में इसलिए आते हैं कि पहले चलो मास्टर के टेस्ट मारते हैं, पढ़ाने में कैसा है। अरे भाई, जो बच्चे यह बात सोचते हैं, हम आप लोगों के लिए बातें नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा है कि नहीं है बताइए, है ना। ऐसा है तो सोचिए, जो लड़का सीटेट अभी एक बार भी नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल अ से अधिगम के बारे में नहीं जान रहा है, आज जो ऑलरेडी 5 साल से आदमी पढ़ा रहा है, जो ऑलरेडी 3 बार 4 बार 5 बार सीटेट बीटेट टेस्टेट सब क्लियर, हम खुद 3 बार 4 बार 5 बार है सीटेट बीटेट टेस्टेट सब क्लियर है ना, हाई स्कूल से लेकर के प्राइमरी से लेकर के मिडिल तक। तो 4-5 बार जो आदमी परीक्षा निकाल के 5 साल से केवल यह काम करा के 1500 लड़किया को पास कराया, 150 लड़किया को शिक्षक बनाया है, उसका टेस्ट लेने आ रहे आदमी। अब आप सोचिए कि आप कहाँ स्तर है आपका। तो सबसे पहली बात कि कोई भी स्टूडेंट शिक्षक का तो टेस्ट नहीं ले सकता है। अब हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि हाँ कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो सब कुछ जानता है, बिल्कुल नहीं। अगर हम सीटेट को जानते हैं तो आईएससी के मैथ को नहीं जानते हम, एकदम स्पष्ट बात है। आईएससी के फिजिक्स को नहीं जानते, शायद आप जानते होंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हम जिस चीज का स्पेशल है उसमें आप हमसे शायद ज्यादा नहीं जानते होंगे। तो ये बातें हम आपको कहना चाहते हैं कि ये सब आत्मविश्वास बहुत बड़ा चीज होता है, कि आपको किसी भी टीचर पर विश्वास बनाना होगा। इस बार हमारे यहाँ से अभी नया नया बैच है, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, अभी 7 तारीख, आज तक तो एग्जाम ही है खैर सीटेट का, है ना। तो हम आपको बता रहे हैं 500 प्लस में बच्चे हमारे यहाँ से इस बार अपीयर हुए हैं, मतलब 500 बच्चे यहाँ से पढ़ के परीक्षा दे रहे हैं। और ये झूठ बात नहीं है, ये पूरा मेरे पास में विथ फॉर्म, विथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, विथ फोटो, विथ एड्रेस, विथ मोबाइल नंबर ऑफिस में पड़ा हुआ। ऐसे ही नहीं 500 लड़का आकर के और हमारे यहाँ पढ़ रहा है, स्वाभाविक सी बात है, उनको पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो वो आके पढ़ रहा है। दूसरी बात, अब ये 500 बच्चे आकर पढ़े तो ऐसे ही 500 बच्चे नहीं आ गए, उसके पहले हमने खूब रिजल्ट दिया। अभी तक हम 1500 प्लस जो है वो रिजल्ट दे चुके हैं। हमारा टॉपर जो है वो बिहार का टॉपर है, 130 नंबर, 130 बाई 150, 150 में 130 नंबर लाने वाला छात्र एन टीचिंग का, यहां से पढ़कर। हम आपको रोल नंबर दे देंगे, सारा पोस्टर बैनर शहर में लगवाए थे, ऐसा बात नहीं है ना। तो 130 नंबर लाने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे यहाँ से पढ़ के 130 नंबर लाया है। 1500 आदमी पढ़ करके पास कर, 150 लोग शिक्षक है। जितना बैनर देख रहे हैं ना, सामने देखिए, सारे लोग शिक्षक है। ये सीटेट जुलाई वाला पास है और जुलाई वाले में टोटल लोग टीचर है, ये सभी लोग स्कूल में भी, विद्यालय में। आज देखिए सबका विथ रोल नंबर होगा उस पर। अब रोल नंबर से अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रमाण लगा दिए हैं, कोई उंगली ना उठाए भाई। और ये सारे लोग अभी विद्यालय में है, ये सभी लोग अपने अपने विद्यालय में अपना काम सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित है। अब देखिएगा यहाँ पर बात, खैर अब छोड़िए उन लोगों को। अब सवाल ये है कि भैया हमको ना करना है कि नहीं है। अब सवाल ये है कि ये तो हो गया हमारा कौन सा, सिलेबस की जानकारी। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि ये सीटेट पास करना आपके लिए जरूरी क्यों है। अब जरूरी इसलिए है क्योंकि सीधी सीधी बात है कि अगर आप बीएड कर लीजिए, डीएलएड कर लीजिए, एमएड कर लीजिए, कितनों कोर्स बाबूजी का पैसा लगा के कर लीजिए, अगर ये बैरियर को आप नहीं पार किए तो आप शिक्षक बनने के योग्य नहीं माने जाएंगे।
मतलब आप सपना ही छोड़ दीजिएगा। अगर इस परीक्षा को आप पास नहीं किए तो सरकार आपको मान्यता ही नहीं देता कि हम आप एक शिक्षक बन सकते हैं। अगर इस बैरियर को पार करेंगे तभी सरकार आपको प्रमाणित करता है कि हाँ आप एक शिक्षक बन सकते हैं। कि उसका नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्रता का मतलब यह होता है कि हम शिक्षक बनने के पात्र हैं। अगर इस क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम को हम क्वालिफाई कर गए तो हम सरकार को यह कह सकते हैं कि हम शिक्षक बन सकते हैं क्योंकि हमने सीटेट को पास किया। तो ये बहुत बड़ा बैरियर है आपके सामने। अगर इतना डिग्री आप रख लीजिए और इस एग्जाम को आप पास नहीं कीजिएगा तो शिक्षक बनने का सपना आपका स्वीकार नहीं होगा। फायदा क्या है इससे बता देते हैं। सबसे पहला फायदा तो आपको यह है कि आप केवीएस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन। उसमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट को क्लियर करना होगा। सीटेट पास रहिएगा तभी आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर पास नहीं है तो फॉर्मो नहीं भरने देगा। टीचर बनने का तो दूर का बात हो गया, फॉर्म भरने के लिए सीटेट पास चाहिए। एनवीएस का नाम आप लोग सुने होंगे, नवोदय का नाम सुने। नवोदय का, नवोदय विद्यालय में जो शिक्षक बनते हैं ना वो सीटेट पास रहते हैं। सीटेट पास करने के बाद तभी आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा अगर सीटेट पास नहीं तो उसका फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। शिक्षक बनना तो खैर सपना है वो, ठीक है ना। उसके बाद में आपको हम बताते हैं रेलवे स्कूल। जो रेलवे का स्कूल होता है भारत सरकार का, जो रेलवे के कर्मचारी के बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं उनका एडमिशन होता है, उसमें जो बहाली होता है शिक्षक का वो भी सीटेट पास करने के बाद ही आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में एक और बता रहे हैं, DSSB, दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सिलेक्शन बोर्ड। दिल्ली में केंद्रीय लेवल पर एक शिक्षक बहाली होती है जिसको DSSB के नाम से जानते हैं। अगर आप इसमें बहाल होना चाहते हैं तो सीटेट क्लियर होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब सोचिए कितना बता दी, 1 2 3 4 तो यही हो गया। दूसरा बात कि हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने वाला, आपको पता होगा। कोरोना काल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे यहाँ आया था ना, अभी लागू नहीं हुआ लेकिन होने वाला है ना। तो उसमें स्पष्ट रूप से यह बातें कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि किसी भी अफिलिएटेड स्कूल में वही व्यक्ति शिक्षण कार्य करा सकते हैं जिन्होंने 2 साल का ट्रेनिंग लेने के बाद पात्रता को पास किया हो। अब जितना भी अफिलिएटेड स्कूल होगा उसमें ना कोई अनट्रेंड व्यक्ति पढ़ा सकता है और ना ही कोई बिना पात्रता वाला व्यक्ति पढ़ा सकता है। अच्छे अफिलिएटेड स्कूल में आपको जो है बीएड डीएड के साथ साथ में सीटेट होना चाहिए, अनिवार्य है। तभी आप प्राइवेट मतलब स्कूल में भी जाकर पढ़ा सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इंटरनल बात है, हम आपको बता रहे हैं, है ना। लेकिन अब आपको तो ना ही केवीएस पर नजर होगा, न एनवीएस पर नजर होगा, न DSSB पर होगा, न रेलवे स्कूल पर होगा और न प्राइवेट टीचर पर होगा। आपकी निगाहें और निशाना तो बिहार गवर्नमेंट टीचर पर ही होगा। सही है कि नहीं बताइए आप। अब बिहार गवर्नमेंट टीचर पर होगा कि सर जी हमको तो सरकारी शिक्षक बनना है, और भी कहां पर, तो बिहार गवर्नमेंट में। है कि नहीं आपके दिमाग में, और इसीलिए आप तैयारी कर भी रहे, हमको पता है। अब बिहार गवर्नमेंट टीचर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो भाई क्यों करना चाहते हैं, आप बताओ क्यों करना चाहते हैं। तो हम आपसे सवाल पूछेंगे तो आपको ये सर समाज सुधार करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर हमको पढ़ाना अच्छा लगता है। अरे भाई पढ़ाना अच्छा लगता है तो मोहल्ला में वो ट्यूशन खोल दिए फ्री से, भाई उसमें भी तो अच्छा लगेगा। सरकारी शिक्षक बन के पढ़ाना क्यों अच्छा लगता है। अब सवाल तो यह है, बताइए। आपसे पूछा जाएगा तो आप कहिए कि सर हमको एजुकेशन में मन लगता है, समाज सेवा करना है, नौनिहालों का निर्माता बनना चाहते हैं, गरीबों का सेवा करना है, फलना चिन्ना, सब ये सब बात है। बस बात तो यहाँ पर यह है कि सर जी बड़ा आराम है उसमें, है कि नहीं बताइए। अब हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में ये बात बैठा हुआ कि उसमें बहुत ज्यादा आराम है, और आराम इतना ज्यादा कि भाई लगता ही नहीं है कि नौकरी, खाली लेने तक टेंशन है, उसके बाद हो गलो तो टेंशन है ना, है कि नहीं बताइए। ऐसा सोचते हैं कि नहीं आप कि नौकरी लेने तक टेंशन है, नौकरी हो गया उसके बाद कहाँ टेंशन है, बैठल पैसा उठाना है। आपके दिमाग में बातें चल रहा होगा।
अब उसके बाद में बता रहे हैं कि भाई अगर दशहरा आ गया तो 10 दिन पहले से छुट्टी, दशहरा के 10 दिन छुट्टी, दशहरा के 10 दिन बाद तक बंद है, 30 दिन निकल गया ही में। छठ आया तो छठ के 6 दिन छुट्टी, छठ के 6 दिन पहले से छुट्टी या छठ के 6 दिन बाद तक छुट्टी है कि नहीं बताइए आप। दुर्गा पूजा आया, दशहरा आया, छठ आया, दीपावली आया, छुट्टी छुट्टी रहेगा। ज्यादा गर्मी पड़ गया तो छुट्टी हो गया, ज्यादा ठंडी पड़ गया तो छुट्टी हो गया, कोहरा पड़ गया तो छुट्टी हो गया, है कि नहीं। अगर लू चलने लगा तो छुट्टी हो गया, बाढ़ आ गया तो छुट्टी हो गया, कोरोना आ गया तो छुट्टी है कि नहीं। अब इतना ज्यादा छुट्टी तो भैया किसी भी नौकरी में ना है। अब बिहार के हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज को देखते हुए नागपंचमी से लेकर के रक्षाबंधन से लेकर के सारा पर्व त्योहार में छुट्टी मिलता है। बिहार गवर्नमेंट मिलता है कि नहीं, केंद्र सरकार में आपको नहीं मिलेगा। आप सीधी वही बात हम कह रहे हैं कि अब राइट टू एजुकेशन मतलब आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह बातें नियम लिखा हुआ है कि एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक 365 दिन में 200 दिन शिक्षण कार्य करेंगे, मात्र 200 दिन। तो सरकार 165 दिन का छुट्टी दे रहा है, 200 दिन शिक्षण कार्य उसमें लिखा हुआ है। अब आपको बताइए तो आपका निगाहें तो यहीं पर होगा। उसके बाद में आप एक और बात समझ लीजिए कि भाई इस पर जोर काहे मारे हुए हैं, काहे आपके अगल बगल में 2-4 गो बहाली हो गया होगा, ओकरा देखियो को मन कर दिया कि बाप रे बड़ी आसान है रे, हमू चलते हैं नाम लिखाने, है कि नहीं ऐसा बात बताइए। अब फिर उसको देख करके आप मोटिवेट हुए होंगे कि हम भी शिक्षक बनेंगे, चलते हैं बीएड डीएड करने। लेकिन सवाल ये है सर, कर तो लिए लेकिन हई पार करना होगा आपको। 1.5 लाख रुपया बाबूजी का लगा होगा बीएड डीएड में। अब 1.5 लाख रुपए लगा तो दिए, लेकिन इस बैरियर को अगर आप पार नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए बर्बाद है वो चीजें, कुछ नहीं है। और हम आपको बता रहे हैं कि जब 2 साल समय आप उधर देने वाले हैं या दे रहे हैं तो आप हमको मात्र 3 महीना दीजिए, मात्र 3 मंथ्स। हम आपको इस बात की गारंटी दिलाते हैं, इस मंथ से हम आपको बोल रहे हैं, माता सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर सामने है। ये बातें हम आपको एकदम दिल से बोल रहे हैं कि 3 महीने का समय आपका हमको चाहिए, और ये 3 महीना मतलब 3 महीना। और एक बात और, 3 महीना में जितना दिन क्लास चलेगा एक दिन भी क्लास अब्सेंट आपका नहीं होना चाहिए। जितना दिन क्लास चल रहा है उतना दिन क्लास में आइए। और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि 3 महीने का कोर्स करने के बाद और उसके बाद में 1 से 1.5 महीना हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे अपने ढंग से। उसके बाद में सीटेट का रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, दुनिया का सबसे आसान एग्जाम सीटेट। पढ़ लिए तब और नहीं पढ़े तो सबसे भारी। ठीक है बात। तो आपको केवल देना है हमको कितना बताएगा, 3 मंथ्स। ऐसे ऐसे लोग यहां से सीटेट पास किए हैं जिसको एल फॉर लर्निंग नहीं पता था, अ से अधिगम किसको कहते हैं नहीं पता था। बच्चा है तो लिखते थे ऐसे, अगर 2 का क्यू बराबर सीधे 8 तो कहते सर एक प्रॉब्लम है। बोले हाँ बताइए, तो ये 8 कैसे हो गया बताइए। आप सोच सकते हैं कि उसका बेसिक बैकग्राउंड कहां पे है। वैसे विद्यार्थियों को हमने यहां पर पास करते हुए देखा है, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ साथ में एक बेहतर माहौल देंगे। इस रूम में, इस क्लासरूम में 150-150 बच्चा बैठ करके सेट प्रैक्टिस करता है, बाहर से लेकर भीतर तक बैठा रहता है, जगह नहीं मिलता है आपको। अभी तो हम कल से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे। अब इसमें फेल होने का एक और कारण है। अब देखिए, जो पास होने वाला स्टूडेंट है, जो संवेदनशील स्टूडेंट, वो अभी हमको खोज रहा है। उसके बाद में वो फर्स्ट टाइप यह है कि जो अभी हमको खोज रहा है ना, उसका रिजल्ट कंफर्म है, क्या कि उसको पूरा कोर्स अच्छा से होगा, उसके बाद सेट प्रैक्टिस के लिए समय मिलेगा, वो रिजल्ट मार देगा। दूसरा का एक और टाइप है, 2 महीने के बाद खोजेगा वो, तब तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। और तीसरा का एक और टाइप है, वो कहेगा फॉर्म आने दो ना तब देखा जाएगा, समझ रहे ना। आज चौथा ओकरों से भारी है वो, हाँ एग्जाम का डेट निकलेगा तब कोचिंग खोजेगा। सही है कि नहीं। आप बताइए, जो बच्चा अभी आकर के पढ़ रहा है और जो बच्चा एग्जाम डेट निकलने के बाद में आया है, अंतर होगा कि नहीं दोनों में, आप बताइए। जमीन आसमान का अंतर होगा। जो समय दे रहा है, स्वाभाविक सी बात है, उसका बेसिक मजबूत हो गया होगा।
आप 1.5 महीना समय दिए, ये लोग 6 महीना दिया, तो बताइए अब पकड़ किसका बनेगा, 1.5 महीना वाला कि 6 महीना वाला? स्वाभाविक सी बात है। तो जो पढ़ने वाला है, रिजल्ट लेने वाला है बच्चा, वो अभी हमको खोजेगा। और हम आपको बता रहे हैं कि हम ज्यादा प्रचार प्रसार न करते। रोड पर बैनर आप कहीं शहर में जाकर देख लीजिएगा, ज्यादा हमारा कहीं बैनर उनर नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रचारक आप लोग हैं। जो हमारे बच्चे पास करके जाते हैं, वो सबसे बड़ा प्रचार आपको किसी न किसी माध्यम से भेजा गया होगा। कोई ना कोई आपको कहा होगा। बैनर पोस्टर से आने वाले बच्चों की संख्या 5% है। 95% कोई ना कोई आपको कहता है कि फलाने सर अच्छे हैं, जाओ वहां पर पढ़ने। तो हमको लगता है कि बैनर पोस्टर से ज्यादा ध्यान हमको आप पर देना है। अगर आपका रिजल्ट बनेगा तो आप ही 5 आदमी को भेज दीजिएगा। भेजिएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाई अच्छा लगा है, इसीलिए पढ़ाई पर सबसे ज्यादा हम फोकस करते हैं। और इस बात को हम आत्मविश्वास दिलाते हैं कि 3 महीना में आपका तैयारी जो है वो बिल्कुल शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला हो जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको रेगुलर क्लास करना है। इसको थोड़ा सा उतार लीजिए कॉपी पर, उसके बाद में वो पॉइंट पढ़ाते हैं। शशि रंजन, निखिल है क्या उधर? देखो तो, ऑफिस स्टाफ। आप लोग भी उतार लीजिएगा, ऑनलाइन वाले छात्र जो लोग हैं, सिलेबस को उतारिए जल्दी से, उतार के कमेंट करके बताइए। ये खाली उतारना कि पेपर 1 में क्या क्या पूछेगा, पेपर 2 में क्या क्या पूछेगा, जरूरी है। इसके बाद हम कभी नहीं लिखवाएंगे आपको, ये फर्स्ट एंड लास्ट है। कह रहे हैं कि डेमो वाला नोट्स ऑफिस में है कि ना उभरा हुआ पहले का? नहीं होगा तो उसके पास रखा हुआ है। हाँ, ले जाओ ना, लेके चलो ना, अगर रखा होगा तो। कहाँ से कॉलेज? कॉलेज छोड़ा था उसमें डिक्की में? तब सब तो वही जगह रह गया ना। लो चाबी। जाइए लेके आइए, लोग को दे देंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे जो होंगे वो भी लोग उतार लेंगे इसको। उतार रहे हैं कि नहीं, कमेंट में बताइए भाई। देखिए, जो चीजें ऑफलाइन में हम बच्चा को बताएंगे, सेम चीज ऑनलाइन में भी आपको मिलेगा, एकदम टू कॉपी। बस अंतर इतना ही रहेगा कि लोग आके पढ़ेंगे और आप घरे बैठे रहे। बस अंतर तो है बहुत, लेकिन इतना ही अंतर है, छोटा सा अंतर है। हाँ, लेकिन इसका बहुत सारा निगेटिव पॉजिटिव है, समझ सकते हैं। एक तरह से अगर मानिएगा तो ठीक है, एक तरह से मानिएगा तो थोड़ा निगेटिव भी है। अब यहाँ पर आप क्लास में आए हैं तो अब पढ़ते पढ़ते चाय नहीं पी सकते हैं, लेकिन घरे कौन ठीक है, खाना खा लीजिएगा आप क्लास के समय में, ये भी तो हो सकता है। कंसल्टेंसी थोड़ा सा बनता है यहाँ पर, आमने सामने होने पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होता है आदमी। मतलब पढ़ाई, मतलब पढ़ाई। हम्म। अब पढ़ने वाला जो छात्र है वो ऑनलाइन में पढ़ लेता है, ऐसा बात नहीं है, सब कोई ऐसा होता है। अब जो दूर से बच्चे हैं उनके लिए तो भाई ऑनलाइन वरदान है, कि जो चीज ऑफलाइन में पढ़ाई हो रहा है उनको डायरेक्ट घर पर मिल रहा है लाइव। अभी हम जितना बात आपको बोले हैं वो सब लोग सुन लिया होगा, जितना लोग लाइव में जुड़ा है, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा ही। इसको जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी देख सकते हैं, जितना क्लास चलता है सब ऑटोमेटिक रिकॉर्ड में लगा देते हैं। आप जाइएगा, अगर क्लास में चीजें नहीं समझ में आया, घरे जाइए फिर वीडियो देख लीजिए, 10 बार 20 बार 50 बार रिपीट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
हो गया। चलिए मिटा रहे हैं। अब देखिए आज जो आप लिखे हैं, ये आप जो लिखे हैं आज, ये फर्स्ट एंड लास्ट है। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि हम आपको बताए हैं पहले ही कि हमारे यहाँ का व्यवस्था समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो अगर आप मान लीजिए कि हिंदी पढ़ने वाले हैं, हिंदी सब्जेक्ट हमको पढ़ाना है, तो इसमें आपको 2 नोट्स मिलेगा। अब आप ए फॉर सी का मतलब समझ गए हैं। 15 नंबर फैक्ट वाला नोट्स आपको अलग मिलेगा। ये बंद है, ठीक है, फोन कर लेना तो थोड़ा देर में। 15 नंबर फैक्ट का नोट्स अलग मिलेगा, 15 नंबर कॉन्सेप्ट का नोट्स क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। अब इसका नोट्स रहेगा आपको एन टीचिंग से अलग मिलेगा, और इसका नोट्स जो है वो अलग मिलेगा। दोनों का नोट्स क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। अब ये वाले जो सेक्शन है वो किसी और टीचर पढ़ाएंगे, और ये वाला सेक्शन जो है कोई और टीचर पढ़ाएंगे। वैसा ही ईवीएस में भी होगा, 2 पार्ट बटा हुआ है। 15 नंबर फैक्ट वाला अलग नोट्स, और 15 नंबर कॉन्सेप्ट वाला अलग नोट्स। मतलब पेडागोजी का स्पेशल नोट्स आपको अलग से दिया जाएगा। क्लास में जो अभी आप पढ़ रहे हो, तो ये सारा चीजें आपके सामने में लाइव हो रहा है, लाइव प्रसारण। एक दिन आप क्लास नहीं आ पाए, क्लास नहीं छूटेगा आपका। आपके मोबाइल पर लिंक चला जाएगा कि भाई आदित्य सर लाइव है, ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। आप घर बैठे हमारे इस लेक्चर को सुन सकते हैं। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप एट ए टाइम लाइव में ज्वाइन नहीं कर पाए, टाइम आपको नहीं मिला, तो बाद में इस वीडियो का रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हो। एप्लीकेशन पे जाकर के ऐप पर जाइए और रिकॉर्डिंग डाला हूं, रिकॉर्डिंग ये है, उसको जितना बार रिपीट करना है उतना बार रिपीट करके आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अभी सब सुविधा है आपके पास में, तो ऐसा नहीं कि क्लास में ना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे निगेटिव और पॉजिटिव बातें हम आपको जो बताए हैं। जो आमने सामने आकर जो इंटरेक्शन होता है वो शायद ऑनलाइन में नहीं होता है। पढ़ने वाला बच्चा ऑनलाइन में भी पढ़ लेता है, ऐसा बात नहीं है। तो हमारे पास में सुविधा दोनों है, बहुत लोग ऑनलाइन खोजता है, बहुत लोग ऑफलाइन खोजता है, तो हमारे पास में दोनों है। और हम ऑनलाइन के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करते हैं कि हाँ उसमें मटेरियल काट लिए या छोटा मटेरियल दिया, ऐसा कुछ नहीं। जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही ऑनलाइन में। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, सारा चीजें लाइव जा रहा है, और वो लोग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये व्यवस्था है हमारे पास में। अब ये लिखने वाला काम आपको हमारे पास में बिल्कुल नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए कि हिंदी का हो गया ना, तो हिंदी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हिंदी में 2 नोट्स दे देंगे, कहेंगे देखिए हिंदी फैक्ट वाला है और हिंदी कॉन्सेप्ट वाला है। और आएंगे यहाँ पे पढ़ाने तो सीधे बोलेंगे हाँ निकालिए कॉन्सेप्ट, निकालिए पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 निकालिए, चलिए पढ़ाना हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को सुनिए, समझिए, देखिए। लिखने वाला काम नहीं। इससे क्या होता है कि समय का आधा बचत होता है। अब एक पन्ना लिखवाने में हमको आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा उसको समझाने में लगेगा, तब तक 1 घंटा में हम 3 पन्ना समझा देंगे। इसीलिए हमारा कोर्स 3 महीना में खत्म हो जाता है। बहुत लोग ये पूछता है कि सर कैसे खत्म करते हैं। अरे भाई कैसे खत्म करते हैं, जो सब लोग नहीं करता वो हम करते हैं। सब लोग आकर के बैठ के लिखवाता है, अब बैठ गया लड़का, बच्चा थोड़े है भाई। अब बैठ गया, उसके बाद हाँ चलिए कॉपी पलटिए, लिखिए अधिगम किसे कहते हैं। अब बताइए, अब उसको लिखने में वो परिभाषा कम से कम 20 मिनट का समय लेगा, 20 मिनट समझाने में लगेगा, तो 40 मिनट तो ऐसा ही पार हो गया। तो नोट्स दे देंगे, और नोट से क्या होता है कि समय का बहुत ज्यादा हमारे पास बचत होता है। और ये जो प्रोफेशन है, ये जो फील्ड है, ये जो परीक्षा है, इसमें मास्टर से ज्यादा लड़का बिजी है कि नहीं है? सही बात है। अब इसमें जो है एक ऐसे कैटेगरी के लोग आते हैं जो हाउस वाइफ होती है, घर में खाना बनाना है, बच्चा को संभालना है, वैसे लोग पढ़ने आते हैं, तो उनके लिए टाइम बड़ा जरूरी है, जल्दी से पढ़ा के निकालना है उसको, ठीक है ना। दूसरा कैटेगरी ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं ऑलरेडी ट्यूशन कोचिंग करा रहे हैं, उनके पास समय बहुत कम है, वैसे छात्र भी हमारे यहाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर में कम से कम 10 को होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनके पास भी समय कम है, वो ऐसा ही लोग हमारे पास आते हैं ज्यादा, ठीक है ना। और कुछ लोग जो सेल्फ एकदम से मतलब इस पर ही डिपेंड है, तो उनको रिवीजन करने का ज्यादा मौका मिलता है, तो सबको फायदा होता है इससे। कोर्स भी कम दिन में समाप्त हो जाता है। और वही चीज हम जब कहते हैं कि 3 महीना में खत्म रहता है, तो बच्चा बोलता है कि सर 3 महीना में खत्म, और वही चीज लिखवाते तो 9 महीने जाता, साल भर लग जाता, लगता कि नहीं। अब एक एक चीज को लिखवाना, कॉपी में लिखते रहो, एक तो बोर फील होता है उसमें भी,
तो ये घंटा लिखे, उसके बाद में फिर उसको समझाएं पढ़ाएं। अब तो एक काम हुआ उतना ही। तो हम आपको बोलते हैं कि देखिए हम लोग ऐसे शिक्षक हैं कि हम लोग हार्ड वर्किंग नहीं, गधा जैसा खाली मेहनत नहीं कराते। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क कीजिए, जल्दी से परीक्षा निकालिए, भागिए यहाँ से भाई। भीड़ करने से कोनो फायदा है? बताइए। अब उसी चीज को हम साल भर तक ढोते रहेंगे, लोग आएगा देखेगा, अरे बहुत लड़का है भाई इनके पास में, एक वो लड़का को हम ढो रहे हैं। आपका भी समय बर्बाद हो रहा है, साल भर हमारे पास में आ रहे जा रहे हैं, और मेरा भी समय बर्बाद हो रहा है कि फालतू में एक ही चीज 9 महीना 10 महीना पढ़ा, जब 3 महीने में खत्म कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क जरूरी है, समय बचेगा तो आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ पर सेट प्रैक्टिस भी चलता है। ठीक है बात। अब देखिएगा दूसरी बात यह कि अब सिलेबस के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी हो गया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए हमसे, डीएड बीएड रिलेटेड या फिर सिलेबस के बारे में कोई भी अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा हो, आप एकदम खुलकर बात कीजिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग जो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और बच्चों के फेवर में काम करते हैं। आप बिल्कुल बेहिचक आप हमसे सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा मत सोचिए कि पता नहीं सवाल करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, बिल्कुल नहीं ऐसा सोचना है। हम एक ऐसे शिक्षक हैं जो आप लोगों के बीच के हैं। आप कहिएगा हम बताएंगे, लेकिन आपको पूछना है, कहना, इंटरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? चाहे कितनों बड़का मास्टर बन जाए, लेकिन लड़का के बीच में हम लोग रहते हैं, इंटरेक्शन अच्छा देते हैं, ये चीजें। तो आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कंफ्यूजन को यहाँ पर ला सकते हैं, बोल सकते हैं, हम उसको समझा देंगे, ठीक है ना? अगर नहीं है कंफ्यूजन तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत है बताइए आप लोग। चलिए, अब उसके बाद में हम आपको एक नोट्स देने वाले थे, बट वो नोट्स अभी फोटो कॉपी में लगा हुआ है और दुकान अभी खुला हुआ ना, तो नहीं मिल पाया। कल हम आपको दिलवा देंगे। चंदमारी ब्रांच पर हम कल बांट दिए थे शायद। चलिए कल हम आपको दिलवा देंगे, या आज ही थोड़ी देर में अगर दुकान खुल जाएगा तो रखा हुआ है, केवल आके बांट देना। अब उसके बाद में देखिएगा हम आपको एक नोट्स देंगे, जिस नोट्स का नाम होगा नोट्स फॉर डेमो क्लास। तो चूंकि आप जानते हैं कि 7 दिन का हमारा क्या चलने वाला है, बताइएगा, डेमो क्लास चलने वाला, आपको पता है। तो 7 दिन का डेमो क्लास का भी नोट्स आपको मिलेगा, लिखना नहीं है, उसका एगो नोट्स देंगे, उसमें 5 6 7 वो टॉपिक है, और वे टॉपिक हम आपको डेमो क्लास में क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो उस डेमो क्लास का सबसे पहला पेज जो होगा उसमें होगा हिंदी शिक्षण के टॉपिक। किससे बताइएगा? हिंदी पेडागोजी का टॉपिक होगा, और हिंदी पेडागोजी के टॉपिक में सबसे पहला जो वर्ड होगा वो होगा हमारा किसके बारे में? भाषा के बारे में। ठीक है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं थोड़ा सा, अगर भाषा वर्ड हमारे सामने आता है तो भाषा हम कहते किसे? भाषा किसे कहते? बताइए आप लोग, किसे कहते हैं? लैंग्वेज। बहुत पहले आप लोग पढ़े होंगे, पहले क्या अभी पढ़ रहे होंगे भाई? हाँ चलिए, और बताइए। विचारों को प्रकट करना, सही बात है। और यही सब आप परिभाषा जानते होंगे कि अपने मन के विचार के प्रकट करने के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब बड़ा ही सिंपल है, व्याकरण में भी ये चीजें दी हुआ है, लेकिन भूलिए मत कि आप एक शिक्षक बनने वाले, और एक शिक्षक बनने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आपका परिभाषा भी इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। कहीं अगर परिभाषा दीजिए तो सामने वाला को लगे कि अरे वाह क्या बोला है भाई, इस टाइप से परिभाषा होना चाहिए। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं भाषा का परिभाषा बता रहे हैं। देखिए, भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव भावनाओं और अभिव्यक्ति को अपने एक दूसरे के सामने रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अगर इस तरह से बोले तो थोड़ा सा इफेक्टिव जरूर हो गया जो पहले आप बोल रहे थे उससे। अब यहाँ पर एक वर्ड हम आपके सामने लिख रहे हैं कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, टोटल लिखा हुआ है। भाषा संप्रेषण का क्या है बताइएगा? माध्यम है। ये बात हम लिखे ना, इसका मतलब ये होगा कि ये वर्ड हमारे सामने नया है, क्या बताइएगा? संप्रेषण। और संप्रेषण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान करना। ठीक है ना? तो हम लोग पहले अब इसको समझ लेते हैं कि भाई व्हाट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या है। तो देखिए बड़े सरल शब्दों में हम आपको सिखा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति आपको सामने दिख रहा है, ठीक है ना,
जब कोई व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के बातों को सुनता है, देख लीजिए, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, जब यह व्यक्ति कुछ बोला और बोलने के बाद में दूसरा व्यक्ति के कानों तक इसका ध्वनि पहुंचा। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। तो किसी न किसी माध्यम से इसके कानों तक पहुंचा, पहुंचने के बाद में इसके दिमाग में उस भाषा के प्रति बहुत सारा विचार उत्पन्न हुआ। जब यह व्यक्ति बोला, बोलने के बाद में यह सुना, सुनने के बाद में इसके दिमाग में उस भाषा के प्रति बहुत सारा विचार उत्पन्न हुआ। और जब विचार उत्पन्न हुआ तब ये व्यक्ति जो है क्या करेगा, फीडबैक देगा, पृष्ठ पोषण देगा, रिप्लाई देगा। अब पृष्ठ पोषण जो होगा बउआ वो 3 प्रकार का होगा। पहला होगा हमारा कौन सा बताएगा, मौखिक पृष्ठ पोषण। मौखिक पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण को हम लोग इंग्लिश में फीडबैक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कोई इंग्लिश मीडियम वाले छात्र होंगे तो बिल्कुल मत घबराइएगा, बाइलिंगुअल सब बताते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद में होगा हमारा कौन सा बताएगा, लिखित फीडबैक। और उसके बाद में होगा हमारा कौन सा बताएगा, सांकेतिक फीडबैक, है ना। अगर तीनों फीडबैक में से किसी भी एक प्रकार से टीचर को अगर फीडबैक मिल रहा है तो हम समझेंगे कि वहां पर संप्रेषण की क्रिया क्या हुआ है, सार्थक हुआ है। अगर तीनों में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक नहीं मिला तो संप्रेषण की क्रिया को सार्थक नहीं माना जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण कहते किसे है, तो आप कहिए कि पहला व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, सुनने के बाद उसके मन में कुछ विचार उत्पन्न होता है, उस विचार के प्रति जब वह अपना फीडबैक देता है, चाहे वह फीडबैक लिखित, मौखिक या सांकेतिक कोई भी हो, किसी भी एक प्रकार से फीडबैक देना ही संप्रेषण की क्रिया को सार्थक माना जाता है, उसे ही हम तो संप्रेषण कहते। अभी दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं। अब देखिए ना, ये बोला तब नहीं सुना, अच्छा ये सुना तब ना फिर बोला, फिर ये बोलेगा तब नहीं सुनेगा। तो ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं बोलता नहीं ये सुनता, ना ये सुनता न फिर फीडबैक देता, ना ये फीडबैक देता न फिर ही सुनता, ना ये सुनता न फिर ही बोलता। दोनों के बीच में आदान प्रदान की क्रिया हो रही है। लेकिन संप्रेषण तब सार्थक माना जाएगा जब तीनों फीडबैक में से कम एक प्रकार से दूसरे व्यक्ति को फीडबैक देना होगा। जैसे हम आपसे एक सवाल करते हैं, अभी हम आपको बताए ना कि बिहार की राजधानी पटना है थोड़ी देर पहले, तो देखिए हम टीचर एक क्लास में आया, बोला कि चलो बुआ बिहार की राजधानी पटना है ना जी, बिहार की राजधानी पटना है ना जी। अगर हम आपसे यह सवाल पूछ रहे हैं क्लास में आने के बाद में, आपका नाम क्या है? चलिए, अगर सन्ना से हमने पूछा कि बिहार की राजधानी पटना है ना जी, तो यह बोली यस सर। क्या बोली बताइएगा? यस सर। अब यह बोल रही है तो कौन फीडबैक दे रही है बताइए? मौखिक फीडबैक दे रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? राकेश। राकेश जी से हमने सवाल किया, मैंने हम सवाल सामूहिक किए थे, हम बोले कि बिहार की राजधानी पटना है ना जी, तो सन्ना बोली यस सर। तो ये कौन फीडबैक दी है? यस सर बोली है, मतलब कौन फीडबैक? मौखिक। लेकिन राकेश जी बोले नहीं, वो पेज पर ऐसे लिख दिए यस सर, और उसके बाद हमको दिखा रहे सपोज डेट। तो क्या राकेश जी ने हमको फीडबैक नहीं दिया? क्या दिया ना? कौन सा फीडबैक? हाँ, लिखित फीडबैक दिया। मतलब राकेश जी और हमारे बीच में भी कम्युनिकेशन सार्थक हुआ है, सना और हमारे बीच में भी कम्युनिकेशन सार्थक हुआ है। आपका शुभ नाम क्या है? अनिल। अनिल जी से हमने पूछा क्या सामूहिक प्रश्न था भाई मेरा कि बिहार का राजधानी पटना है ना जी, तो इन्होंने कहा यस सर, इन्होंने लिख करके दिखाया, वो कुछ नहीं बोल रहे, सीधे मुंडे को हिला। अब ये क्या हो गया बताइए? ये सांकेतिक फीडबैक हो गया। तो भाई हमको तो सन्ना से भी, राकेश से भी और अनिल से भी, तीनों से संप्रेषण सार्थक हुआ है। अब इनसे हुआ हमारा मौखिक संप्रेषण, मौखिक फीडबैक, उनसे हुआ लिखित फीडबैक, उनसे हुआ सांकेतिक फीडबैक। लेकिन भैया फीडबैक तो मिल रहा है ना, तो क्या आप तीनों के बीच में हमारा संप्रेषण सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये वो बच्चा पीछे कोना पर बैठा हुआ था, सारा रामायण जब खत्म हो गया तब वो कह क्या बताए थे सर? अब बताइए, वहां पर संप्रेषण क्लियर हुआ मेरा? संप्रेषण सार्थक हुआ? नहीं हुआ। ये संप्रेषण, पहला व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, सुनने के बाद फीडबैक देता है,
तो हमारे और आपके बीच में संप्रेषण सार्थक होता है, आदान प्रदान, कम्युनिकेशन। देखिए ना, हम बोले हैं, आप हमारे बात को सुने हैं, आप बोले हैं यस सर, तो हमारे आपके बीच में क्या हुआ है, संप्रेषण सार्थक हुआ है कि नहीं हुआ? अरे यही तो संप्रेषण है, क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है बात, रटना बिल्कुल नहीं है, रटिएगा तब तो सीटेट में फेल कर जाइएगा, रटना है ये नहीं, खाली समझना है एकदम। तो ये क्या हो गया बताइएगा, संप्रेषण। लेकिन बाबू एक बात समझो कि जब तक भाषा नहीं रहेगा तो क्या संप्रेषण हो पाएगा? अरे भाषा नहीं रहेगा तो हम बोल भी नहीं करेंगे भाई, भाषा नहीं रहेगा तो हम कैसे बोलते? बिहार की राजधानी पटना है ना जी, आज बोले हैं तो ये मेरा भाषा है भाई, इसीलिए तो ये लाइन लिखा हुआ कि भाषा संप्रेषण का क्या है, माध्यम है, मीडियम है। अगर भाषा नहीं है तो संप्रेषण सार्थक नहीं होगा, भाषा है तभी संप्रेषण पॉसिबल है। और संप्रेषण तब सार्थक माना जाएगा जब इसमें क्या है बताइएगा, फीडबैक है, पृष्ठपोषण है। अगर पृष्ठपोषण नहीं रहता तो क्या भाषा सार्थक माना जाता, संप्रेषण सार्थक माना जाता? नहीं माना जाता। बताइए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भाषा किसे कहते हैं, तो आप बोलिए कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव, भावना और अभिव्यक्ति को एक दूसरे के सामने में अभिव्यक्त करते हैं। संप्रेषण शब्द से हमारा तात्पर्य कम्युनिकेशन से है, आदान प्रदान से है। जब कोई व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसके बातों को सुनता है, सुनने के बाद में 3 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक देता है, तब उसके बीच में संप्रेषण की क्रिया को सार्थक माना जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भाषा जब तक हमारे पास नहीं रहेगा तब तक संप्रेषण की क्रिया को सार्थक नहीं माना जाएगा। अतः यह भी हम कह सकते हैं कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। अब किसी के सामने वही भाषा का परिभाषा अगर आप ऐसे बोल दिए तो सामने वाला व्यक्ति को लगा कि आदमी पढ़ा लिखल है कि नहीं? बताइए आप। अब सीधे आप बोल दिए मास्टर साहब है, मास्टर भाषा किसे कहते हैं? मन के विचार को प्रकट करना भाषा है। अरे भाई तो 5वीं क्लास का लड़का जानता है। आप एक ट्रेंड टीचर है, भूलिए मत। आप एक बीएड डीएड किए हुए शिक्षक है, सीटेट पास शिक्षक है, तो आपके परिभाषा में एक प्रभावशीलता होनी चाहिए भाई। अगर आप अपने विचार को कहीं दे रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति को लगेगा अरे वाह क्या शानदार बोला भाई। अब अभी जो हम परिभाषा दी है इसमें और जो पहले आप लोग दे रहे थे उसमें अंतर है कि नहीं? बताइए। अंतर है, बहुत अंतर है। सामने वाला व्यक्ति समझेगा कि भाई ये अच्छे टीचर हैं, अच्छे शिक्षक हैं, और शिक्षक का पर्सनालिटी वैसा होना चाहिए कि हमको कहने की जरूरत नहीं हो कि हम शिक्षक हैं। हमारे बात और लहजा और पढ़ाने के अंदाज से आप समझिए कि ओहो वाह, समझ ना, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। और कोई भी बच्चा जब आता है ना तो टीचर का सबसे पहले उसका क्वालिटी देखता है। अब रोड पर हम चल रहे हैं तो कौन हमको देख कह देगा कि हाँ सीटेट के पढ़ाते होंगे अच्छा? कोई नहीं कह सकता। जो पहचानता है वो कहेगा। लेकिन आप हमारे पास में क्लास करने आइएगा और क्लास करके जब बाहर निकालिएगा तो बोलिएगा अरे भाई ठीक ठाक पढ़ा है, मतलब नहीं हुआ तो थोड़ा मन में हो जाएगा, है ना? तो सवाल ये है कि आप इस चीज को, मतलब देखिए टीचर के पास में कितना नॉलेज है उससे मतलब ही नहीं है। हमारे पास में जितना नॉलेज है हम अपने विचार को आपके अंदर में साधारण शब्दों में संप्रेषित करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, स्थानांतरण करना चाहते हैं कि मेरे मन में जो है उसको सरल लैंग्वेज में आपको हम दे दें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब ये भाषा को समझ गए, संप्रेषण को समझ गए। भाषा के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो औपचारिक रूप से भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है कौन सा बताएगा? मौखिक भाषा। और दूसरा होता है कौन सा बताएगा? लिखित भाषा। अब सिंपल सी बात है कि मौखिक क्या है, लिखित क्या है? लेट हो रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है ना? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, ठीक है ना? अब बोलकर अपने विचार को प्रकट करना कौन भाषा होगा? मौखिक भाषा हो गया। और लिखकर अपने विचार को प्रकट करना कौन हो गया? लिखित भाषा हो गया। अब एक और शब्द आता होगा आपके सामने, लिपि। देवनागरी के नाम सुने होंगे आप लोग, मैट्रिक में खूब लिखे भी होंगे देवनागरी, लेकिन अभी तक जानते नहीं हो कि भाई है कौन हूं। तो सवाल यह है कि लिपि कहते किसे? तो सुन लीजिए एकदम सरल शब्दों में। जब हम बोलते हैं, आप हमारे बात को सुनते हैं, तो हमारा बोला हुआ, आपका सुना हुआ लिखित रूप में प्रकट करने के लिए एक विशेष प्रकार की चिन्ह की जरूरत होती है। उसी चिन्ह को हम लोग लिपि के नाम से जानते हैं। हो गया, बात खत्म। बताइए कोई दिक्कत है? और उसके बाद में भाषा का औपचारिक 2 ही प्रकार, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। और तीसरा जो हो जाएगा बुआ, नाम तो सुना ही होगा,
सांकेतिक भाषा का नाम सुने हैं? तो बच्चा अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। और बच्चा का जो शारीरिक आवश्यकता होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भूख, दूसरा होता है प्यास और तीसरा होता है क्या बताइएगा? नींद। बच्चा को भूख लगेगा, 8 महीने 9 महीने 10 महीने का बच्चा कहेगा कि खाना दो भाई, जल्दी भूख लगा है, कहेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, अजीब अजीब सा व्यवहार करेगा, मतलब इंडिकेट करता है, संकेत देता है कि भाई हमको भूख लगा। कौन भाषा है वो? सांकेतिक भाषा। प्यास लगने पर आप ग्लास की तरफ मुंह करेगा, अपना संकेत दे रहा है कि भाई पानी पिलाओ हमको भी। रोएगा, चिल्लाएगा, मम्मी कहती है पता नहीं इसको क्या हो गया, अरे हमको लग रहा है पानी पिएगा, ही संकेत दे रहा है, उसका शारीरिक आवश्यकता है। नींद आएगा, किसी के गोद में नहीं रहेगा, परेशान होगा, इधर उधर करेगा। मम्मी फाइनली यह बात समझ आती है कि ओ एकरा सोते का टाइम हो गया है, कहती कि नहीं घर में। अब बताइए, तीनों आवश्यकता जो होता है बाबू, ये होता है बच्चा का शारीरिक आवश्यकता। और शारीरिक आवश्यकता के लिए बच्चे किस भाषा का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। बताइए दिक्कत हो रहा है क्या आपको? अब हम आपको अभी पढ़ा दिए किसके बारे में? भाषा के बारे में, संप्रेषण के बारे में, फीडबैक के बारे में, भाषा के प्रकार के बारे में, लिपि के बारे में, सांकेतिक भाषा के बारे में, शारीरिक आवश्यकता के बारे में। इतना चीज अभी हम आपको 10 मिनट पढ़ा दिए, पता भी नहीं चला, पूरा याद हो गया होगा आपको। अब बताइए, अपने मन के विचार को प्रकट करने का माध्यम क्या है? बताइए। भाषा। भाषा संप्रेषण का माध्यम है कि नहीं है? जब कोई व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, सुनने के बाद फीडबैक देता है, तो संप्रेषण सार्थक हुआ कि नहीं होगा? फीडबैक कितना प्रकार का? बोलिए। पहला कौन? मौखिक। दूसरा कौन? तीसरा कौन? तीनों में से किसी भी एक पर ऐसा फीडबैक देगा तो संप्रेषण सार्थक माना जाएगा। अच्छा, भाषा संस्कृत कौन धातु से बना हुआ? इसका अर्थ क्या होता है? भाषा का औपचारिक रूप कितना प्रकार है? पहला कौन है? दूसरा कौन है? बोलकर विचार प्रकट करना क्या है? लिखकर विचार प्रकट करना क्या है? बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति किस भाषा के द्वारा करते हैं? शारीरिक आवश्यकता कितना होता है? पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? हो गया। बताइए कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत है? बताइए। अभी जितना पढ़ाए हैं उतना दिमाग में सेट हो गया, और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं भाई, टेंशन नहीं लेना है। जितना चीज हम आपको अभी पढ़ाएंगे वो क्लास में याद करके निकालेंगे। आप निकलिएगा तो लगेगा अरे ये तो हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब घर पे पढ़ने की जरूरत है, स्मार्ट वर्क। ऐसा पढ़ाना है कि हम 45 मिनट पढ़ाते हैं, 15 मिनट उसको रटवा देते हैं, बस क्लियर जाओ। और जब तक लेके कहेगा नहीं यस सर हो गया, तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, इसी बीच में थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो गया, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा चला जाता है आगे, क्या कीजिएगा। क्योंकि जब ये फ्लो जो बना रहता है ना, वो बीच में रोकना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, समझ रहे ना। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तब बीच में हाँ दिक्कत होता है, तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो ये 5-10 मिनट का जो आगे पीछे होगा भाई, उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। बाकी अगर हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारा समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रचारक आप है हमारा, और सबसे ज्यादा विश्वास आप ही लोग के ऊपर है हमारा, ठीक है ना। तो आप किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे, आपके कॉलेज में 100-150 बच्चे होंगे, आपके दोस्त उसमें 10-15 होंगे। उनको कहिए जाके कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, 1 सप्ताह का डेमो क्लास। देखिए, कोई भी दोस्त को आप अपने कहिए ना, तो उसको ये मत कहिए कि हाँ बहुत अच्छा है, आप कहिए कि हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी चल के पढ़ो, अच्छा लगेगा तो एडमिशन। हम तो अभी आपसे पैसा ले नहीं रहे। 1 सप्ताह 10 दिन आप क्लास कीजिए ना, पहले क्लास कीजिए, देखिए चीजें समझ में आएगा, तब आपका मन अंदर से करेगा कि हम ले लेते हैं एडमिशन। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आप हैं तो इसके तैयारी के साथ साथ में आपका अच्छा नंबर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आ जाएगा। ये चीज वही पढ़ना है, समझ रहे ना। ये बहुत अच्छा तरीका है। 1 घंटा अगर सुबह में आप हमको समय दे दिए तो आपका उधर भी काम हो रहा है और इधर तो काम हो ही रहा है आपका। बेस्ट चीज है ये चीजें, ठीक है ना। तो कृपया आप अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है ना। आप अपने दोस्तों को अभी प्रेरित कीजिएगा, और आप लोग जिस भी कॉलेज में अपने दोस्तों को ये बात जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी से गुजारिश है, विनती है, ठीक। हाँ बोलिए बोलिए। गेस पेपर मतलब हाँ 1 साल का पहले का देख लीजिएगा, 1 ईयर पहले का। जैसे 2019-22 में एग्जाम है, तो 22 में एग्जाम है तो उसे 1 साल पहले का, 22 के पहले हुआ 21 का, 21 के पहले हुआ 20 का, 20 का देखिए वैसे ही टकराता है। और दूसरी का बात ये कि अगर 1 महीना आप ये सब जैसे देखिए, अधिगम यहाँ भी पढ़ना है, किशोरावस्था, बालावस्था, शैशवावस्था, सब पढ़ना है उसमें, और सब यहाँ पढ़ना है। मतलब आपका कॉन्सेप्ट ऐसा डेवलप हो। हमारे पास तो 80% बच्चे ऐसे ही आते हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, हमारे पास आके पढ़ रहे हैं, अच्छा नंबर आ जाता है।
कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा, बस लिखने का तरीका हो जाएगा काम खत्म। और लिखने का तरीका भी हम आपको बता देंगे कि कैसे लिखिएगा तो आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको अब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग भाई अब हमसे मिल चुके हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा। क्लास अच्छा लगा है तो सहयोग करना है, ठीक है ना। हाँ, धन्यवाद। कल आइएगा, कल नोट्स भी मिल जाएगा आप लोग को।